एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स जो कि हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा इसमें। और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के लिए जो थ्योरी पार्ट है हमारा। तो एक्सरसाइज 4.2 का हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में दो प्रॉपर्टी की हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2। अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे इस लेक्चर में। दो प्रॉपर्टी जो प्रीवियस हमने किया हुआ है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि एक बार में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके और फिर से एक बार देखें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है जो इसमें बोला जा रहा है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, कोई भी 2 रो और 2 कॉलम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी 2 रो और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। यदि 2 रो और 2 कॉलम हमारा आइडेंटिकल हो जाता है और उसके जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात होगा। 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए इक्वल के लिए, और उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0, तब उसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं हम एक एग्जांपल लेके यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल एक 2 3 4 5 या फिर 6 7 2 3 4, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा रो है, ये रो ये रो ये रो। तो रो 1 रो 2 और रो 3 में देखें तो कोई भी पार्ट इक्वल नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास C1 है वो C2 के इक्वल है। C1 जो है 2 3 4 है, C2 जो है 2 3 4 है। और यहाँ पे जो बात हम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। इसके जो भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। और ये C1 C2 की हम बात कर रहे हैं। हम चाहें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, और यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं 3 4 5 7 8 9 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो R1 है और ये जो हमारा R3 है, ये तो हमारा R2 है, R2। तो R1 जो है ये R3 के इक्वल है। इसके जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट हैं, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 और 5 है तो 5, ये भी इक्वल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि C1 और C2 C3 है, ये C1 और C3 ही इक्वल होगा। C1 C2 भी इक्वल हो सकता है, C2 C3 भी इक्वल हो सकता है, कोई भी इक्वल हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि R1 R3 का ही इक्वल होगा, R1 R2 के भी इक्वल हो सकता है, R2 R3 के भी इक्वल हो सकता है, कोई भी इक्वल। बस यहाँ पे जरूरी ये होगा कि 2 रो या फिर 2 कॉलम कोई भी इक्वल हो और उसके जब क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो भी सेम हो, तब उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको चेक करके बता देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक। तो चेक करने के लिए क्या लेंगे, 2 पहले ले लेते हैं, ये हमारा रो, ये कॉलम कैंसिल, यानी बच जाएगा 6 3 7 4 माइनस यहाँ पे 5 जब लेंगे तब ये हमारा ये कॉलम और ये रो कैंसिल, यानी 3 3 4 4, एंड जब 2 लेंगे प्लस 2 तब क्या होगा, ये कैंसिल यानी 3 6 4 7 ये। अब इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24, माइनस 7 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21, माइनस 5, अगेन यहाँ 4 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12, माइनस 4 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12, प्लस 2 इंटू 7 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21, प्लस माइनस 6 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 24 में से 21 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 5, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 0, प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ पे देख लेते हैं जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, 5 में 0 से करेंगे 0, प्लस
प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 में से 6 जाएगा, हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं जब हम C1 और C2 यहाँ पे C1 इक्वल टू C3 किए थे, तब हमारा इसका जो वैल्यू है, यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो C1 C3 जब हम इक्वल किए तो इसका वैल्यू 0 आ गया। आप इसी तरीके से एक और एग्जांपल 2 लिए हैं, आप चाहे तो इसको चेक करके देख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा वो भी 0 हो जाएगा, R1 R3। और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि R1 इक्वल टू R2 हो जाए या फिर R2 इक्वल टू R3 हो जाए। सेम कंडीशन यही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। C1 हो सकता है कि C2 के इक्वल हो जाए या C2 हो सकता है C3 के इक्वल हो जाए। जब भी ये इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इसमें बोला जा रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, कोई भी एलिमेंट जिसका रो ले या फिर कॉलम ले, उसका हर एक एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीपल बाय अ के कांस्टेंट, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीपल बाय के। यानी बोला जा रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है जो कि हमें गिवन है 4 3 2 4 5 6 7 3 2, ऐसा एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट्स इसका हम निकालेंगे, तो इसके यहाँ पे बोला जा रहा है ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट में जब हमारे पास कोई के कांस्टेंट हो, के कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, माइनस में प्लस में कोई भी वैल्यू जो के कांस्टेंट हो, जब हम के वैल्यू से जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो इसका वैल्यू होगा वो भी के मल्टीपल ही हो जाएगा। इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीपल बाई के। देख लेते हैं, हम यहाँ पे के की जगह पे एक वैल्यू यूज करते हैं 2। पहले तो इसको हम डायरेक्ट एक बार निकाल लेते हैं बिना मल्टीप्लाई किए हो, ताकि आपको दिखा पाए कि इसका जो वैल्यू होगा फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगा उसका के मल्टीपल होगा। यानी के जब हम 2 लेंगे, आपकी मर्जी, आप 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें केवल चेक करना है कि वो वैल्यू आ रहा है या नहीं, यानी हमारा जो प्रॉपर्टी 4 है वो सटीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो हम इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं 4 लेके। 4 जब अब लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ये हमारा कॉलम और ये रो कैंसिल, यानी 5 3 6 2। यहाँ पे -4 जब लेंगे तो ये कैंसिल यानी 3 3 2 2। अगेन जब 7 लेंगे +7 तो ये कैंसिल यानी 3 5 2 6, ये हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, -6 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18, -4। अगेन जब 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 -6 +7, यहाँ पे जब 6 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18, -5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 10 में से 18 माइनस करेंगे तो -8, और ये तो हमारा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए इसको शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 और 0 में 4 से करेंगे तो 0, तो उसको छोड़ ही देते हैं। +7 × यहाँ पे 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -8 में से 4 मल्टीप्लाई कराएंगे तो -32 प्लस 8 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 56 प्लस में, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 24। और अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 24 आ चुका है। अब हम के जब जो कांस्टेंट होगा हमारा वो 2 यूज़ करते हैं, तो 2 यूज़ करेंगे इसमें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि यहाँ पे ईच एलिमेंट्स है, तो ईच एलिमेंट्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स है, इसके बाद हम नोट्स करके लिखवा देंगे। आपको यहाँ पे किसी एक रो R1 R2 R3 या फिर किसी एक कॉलम C1 C2 या फिर C3 में किसी एक में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, हम R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से R1, तो कितना हो जाएगा, ये 8, ये भी 8 और ये 14, बाकी सब में ऐसे ही रख देना 3 5 3 2 6 2। प्रॉपर्टीज़ की ये होती है, नोट करके इसके बाद इस वीडियो के तुरंत बाद ही इस जो हमारा प्रॉपर्टी 4 चल रहा है इसके बाद ही हम नोट्स करके लिखवा देंगे। तो किसी एक में R1 R2 या R3 फिर C1 C2 या C3 किसी एक में जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 लेंगे, ये कैंसिल यानी 5 3 6 2,
-8 लेंगे, ये कैंसिल यानी 3 3 2 2। अगेन जब +14 लेंगे तो ये कैंसिल यानी 3 5 2 6। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 -18 -8 में 6 -6 +14 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 - 10। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 × 10 में से 18 माइनस करेंगे -8 और ये तुम्हारा पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 और 0 में से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इसको लिखना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये तो 0 हो गया। +14 × 8। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा 64 माइनस में +14 8 जा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 32 2 3 8 3 11 112 और 112 में से 64 माइनस करके देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 6 गया 4 यानी 48 = 48। तो आप देख सकते हैं हमने पहले ही आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि कोई भी इसका इच एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो या तो रो हो या फिर कॉलम हो, जब उसमें कोई के कांस्टेंट हो और के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के, तो उसका जो वैल्यू होगा के का मल्टीप्लाई देगा। यानी हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, आप देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला तो 24 था और जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए उसका जो वैल्यू हुआ 48 आ गया। तो 2 टाइम्स इसका जो है ज़्यादा है। यदि हम 3 से करते तो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, 4 से करते तो 4 टाइम्स ज़्यादा होता। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे 2 नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी हम बताएं, प्रॉपर्टी नंबर 4 ही की बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 की बात हो रही है। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट्स। यानी मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे गिवन है 4 6 7 8 4 6 10 2 5, कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट्स मेरे पास गिवन है। तो इस डिटर्मिनेंट से हम चाहें तो कोई भी रो R1 R2 R3 R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम से हम कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम से क्या ले सकते हैं, हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम R1 की बात करें तो केवल R1 में यदि हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। इस R1 से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से हम किसी भी R1 R2 या फिर R3 या फिर C1 C2 C3 में कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले ही हम k = 2 जो फैक्टर था 2 से केवल R1 में मल्टीप्लाई करके और उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि जो भी आप k का वैल्यू लेंगे उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू भी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स भी 4 टाइम्स भी जितना भी टाइम्स सब लीजिएगा वो टाइम्स हो जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पे केवल R1 या केवल R2 या फिर केवल R3 या फिर केवल C1 केवल C2 या फिर केवल C3 किसी में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, या फिर किसी में से किसी R1 R2 या C1 C2 या C3 में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा नोट नंबर फर्स्ट था। नोट नंबर सेकंड में बोला जा रहा है इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और columns of a determinants are proportional in the same ratio then its value is 0। यदि मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स है 4 6 8 3, यहाँ पे मान लेते हैं 8 12 और ये 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 4 7। यदि कोई भी डिटर्मिनेंट्स हमारे पास गिवन है और जब इसका जो रेशियो है, जो इसका रेशियो है यदि इक्वल है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं 4 में 2 का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 6 में 12 का निकालेंगे तो 1/2, 8 में 16 का निकालेंगे तो 1/2। यानी इन दोनों कॉलम के बीच C1 C2 के बीच जो रेशियो है वो इक्वल है, और जब भी रेशियो इक्वल आ जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।